आज के क्लास की शुरुआत हम सब त्रिपदी वंदना के साथ करेंगे। सभी से अनुरोध है कि अपने दोनों हाथ आनंद केंद्र पर, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। आदरणीय रेणु जी और हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रेक्षा प्रशिक्षकों और प्रेक्षा साधकों को सादर जय जिनेंद्र। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा लेवल 2 का क्रम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और इसी के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास सुनने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रिया जी खटेड़ बैंगलोर से। प्रिया जी ने प्रेक्षा ध्यान में एमए किया है, जैनोलॉजी में भी आपने एमए किया है और पढ़ने और पढ़ाने का क्रम दोनों ही प्रिया जी का अनवरत चल रहा है। जो एमए के विद्यार्थी हैं उनको भी प्रिया जी पढ़ाते हैं और खुद भी अपनी साधना और पढ़ाई जारी रखते हैं। शांत स्वभाव और मधुर वाणी की धनी प्रिया जी खटेड़ का आज के इस क्लास में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिया जी, यस, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आई एम सॉरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स और इसकी वर्किंग के बारे में पूरा कार्यकलाप और इसका ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में भी पूरा आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रिया जी। वेलकम प्रिया जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। इस मीटिंग में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का विषय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर अलग अलग स्तरों पे काम करता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे शरीर का बेसिक यूनिट जिसे हम कहते हैं कोशिका यानी कि सेल। तो सबसे पहला लेवल जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेल्स का लेवल, कोशिका का स्तर या फिर सेल्यूलर लेवल। जब भी हम कोई सेल को देखते हैं, इसको हम बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से हमारे शरीर की संरचना होती है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग ईंटों के माध्यम से, जैसे हम एक एक ईंट को जोड़ के एक बिल्डिंग को खड़ी करते हैं, उसी प्रकार एक एक सेल से जुड़ के हमारा पूरा शरीर बनता है। लेकिन ये मात्र एक लेवल नहीं है जिसपे हमारा शरीर फंक्शन करता है या काम करता है। हमारे शरीर में अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्यूलर लेवल के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दो या दो से ज्यादा एक ही प्रकार की कोशिकाएं जब साथ मिलती है तो एक टिश्यू लेवल बनता है। हमारे शरीर में 250 से अधिक प्रकार के सेल्स हैं। 250 से अधिक प्रकार के सेल्स, यानी कि मसल सेल्स है, हार्ट में सेल्स है, न्यूरॉन्स है, इस तरह 250 से अधिक प्रकार के सेल्स हैं। लेकिन जब सिमिलर तरह के सेल्स, एक तरह के सेल्स जब साथ में मिलते हैं तो टिश्यू की संरचना होती है। तो सेल्यूलर लेवल से जब हम आगे बढ़ते हैं
तो अगला जो लेवल होता है वो है टिश्यू लेवल। जब दो या दो से अधिक प्रकार की टिश्यूज एक साथ मिलती है तो हमारे अगले लेवल की संरचना होती है, जो कि है ऑर्गन लेवल। कोई भी ऑर्गन को हम ले, सपोज हम लेते हैं हमारी आंतें या स्टमक या लंग्स, तो उसमें अलग अलग प्रकार की टिश्यूज होती है। उसमें नर्वस टिश्यू भी होती है, स्मूथ टिश्यू भी होती है, मस्कुलर टिश्यू भी होती है। तो अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। तो हमारा तीसरा लेवल होता है ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे शरीर में अनेक ऑर्गन्स हैं। हार्ट है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनीज है। जब अलग अलग ऑर्गन्स जिनका फंक्शन सिमिलर है, जो सब मिलके एक ही फंक्शन के लिए काम करते हैं, तो वो मिलके एक सिस्टम लेवल बनाते हैं। जैसे हम लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और भी ऑर्गन्स है। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स है, लेकिन सबका फंक्शन क्या है? टू डाइजेस्ट द फूड। जो भोजन हमने ग्रहण किया है उसको ब्रेक डाउन करना, एसिमिलेट करना, और फिर जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारे बॉडी से एलिमिनेट करने का काम पूरे पाचन तंत्र का है। तो अलग अलग ऑर्गन्स, लेकिन जिनका फंक्शन सेम है, वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। हमारे शरीर में 11 सिस्टम्स है जो हैंड इन हैंड एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। इन 11 सिस्टम्स में से एक सिस्टम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्लोजली हैंड इन हैंड और सिस्टम्स के साथ भी काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को अगर हम एक वर्ड में समझना चाहें तो वो हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यानी कि कोई भी सामान, कोई भी मटेरियल, कोई भी एसेंशियल एंजाइम्स, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह हमारे शरीर के अंदर कहीं पे भी पहुंचानी है तो वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम करता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एकदम क्लोजली काम करता है विद द रेस्पिरेशन सिस्टम। जैसा आपने पिछली क्लास में किया था रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम का काम है बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और भीतर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर के वातावरण में छोड़ देना। तो ये जो एक्सचेंज का काम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। अब ये ऑक्सीजन जब एक बार हमारे शरीर के अंदर यानी कि हमारे फेफड़ों तक जब पहुंच जाता है, फेफड़ों से हमारे शरीर की हर कोशिका तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है। तो अगर हम एक ही वर्ड में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझना चाहें तो वो हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हमारा ब्लड एनी टाइम गतिमान रहता है और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन सब कुछ हर कोशिका तक पहुंचाता है और इन टर्न जो भी वेस्ट उस कोशिका का है उसको कलेक्ट करके और शरीर के बाहर एलिमिनेट करता है। तो अब हम डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप क्लियर है अभिलाषा जी। यस प्रिया जी, क्लियर है। So the blood circulatory system
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट डेवलप्ड लेवल जो हमारे बॉडी के अंदर है वो है सिस्टम लेवल, सेल्यूलर लेवल, उसके बाद टिश्यू लेवल, उसके बाद ऑर्गन लेवल और लास्ट है सिस्टम लेवल। तो 11 सिस्टम्स में से एक सिस्टम है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और सेल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारे सेल से लेकर और शरीर के बाहर एलिमिनेट करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मुख्य भाग हैं, तीन मुख्य अंग हैं। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल और तीसरा है हार्ट। ब्लड यानी कि जैसे आप सब जानते हैं जो रक्त है जो एक फ्लूइड रूप में हमारे शरीर के अंदर 24/7 गतिमान है वो है ब्लड। दूसरा है ब्लड वेसल। वेसल यानी कि कोई भी कंटेनर, जिसे हम कहते हैं ना व्यवहारिक भाषा में कि ये वेसल है, तो जो जो नलियां या जो वेसल्स ब्लड को कैरी करती है, ब्लड हमारे शरीर में एक फिक्स्ड रूट से ट्रैवल करता है। ब्लड सब जगह नहीं है, इट्स अ फिक्स्ड रूट। जिस प्रकार हम रोड्स, जैसे हम अपने ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करते हैं, हम रोड पे चलते हैं, हमारी गाड़ियां रोड पे चलती है, ऐसा नहीं है कि पार्क में घुस गई, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गई, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ है। उसी तरह से ब्लड भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ में ट्रैवल करता है और वो पाथ है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स। तीन प्रकार की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है। पहली है आर्टरी, दूसरी है वेन और तीसरी है कैपिलरी। और तीसरा मुख्य अंग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है हार्ट, यानी कि हमारा हृदय, जो कि एक पंप की तरह काम करता है और ब्लड को निरंतर आगे से आगे पंप करके पुश करता रहता है। तो इन तीन पार्ट्स को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन अंगों को हम थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है ब्लड। ब्लड हमारा बॉडी वेट का 8% कंप्राइज करता है और लगभग ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ब्लड के दो मुख्य भाग है। अगर हम ब्लड को डिवाइड करें तो एक है उसका फ्लूइड पार्ट और दूसरा है उसका सेल्यूलर पार्ट, यानी कि जो कोशिकाएं हैं उसमें। तो जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानते हैं और जो सेल्यूलर पार्ट है उसको हम ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। ब्लड प्लाज्मा ब्लड का 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है और जो ब्लड के सेल्स है वो रिमेनिंग 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ब्लड प्लाज्मा 90% वाटर से बना हुआ है और जो रिमेनिंग 10% है वो अलग अलग प्रकार के सोल्यूट्स हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए। और जो ब्लड सेल्स है, जो ब्लड का 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें मुख्य तीन टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। पहले हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जिसको हम आरबीसी भी कहते हैं। दूसरे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे हैं प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इस डायग्राम को आप अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है कि ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ब्लड को अगर हम फ्लूइड पार्ट और सेल्यूलर पार्ट में डिवाइड करें
तो 55% is the fluid part, which is known as blood plasma, and 45% is the cellular part, which are known as the blood cells. तो blood cells तीन प्रकार के हैं, RBC, WBC and platelets. और प्लाज्मा का 90% almost is water and the remaining 10% is formed elements, यानी कि nutrients हो गई, hormones हो गए, vitamins, proteins and other things. अब अगर इन तीन सेल्स को अगर हम देखें, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स दिया हुआ है, दिस इज आरबीसी, और ल्यूकोसाइट्स इज डब्ल्यूबीसी, और हो गए प्लेटलेट्स. इन तीन सेल्स की अगर हम तुलना करें तो रेड ब्लड सेल्स सबसे अधिक मात्रा में हमारे बॉडी में पाए जाते हैं. एक बूंद अगर हम ब्लड लेते हैं तो लगभग उसमें 50 लाख के आसपास रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं. उसके मुकाबले अगर हम प्लेटलेट्स देखें तो प्लेटलेट्स की संख्या थोड़ी कम है, लगभग 2.5 लाख, एक बूंद ब्लड में 2.5 लाख प्लेटलेट्स पाए जाते हैं. और WBC लगभग 4,000 से 11,000 के बीच में पाए जाते हैं. रेड ब्लड सेल्स का मेन काम है ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचना. रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो ठूस ठूस के उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एलिमेंट भरा हुआ होता है. हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है और आयरन हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. जैसे ही आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वो जिस तरह से चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, उस प्रकार से ऑक्सीजन आयरन के चिपक जाता है. और फिर ये रेड ब्लड सेल्स उन ऑक्सीजन को, जो भी एलिमेंट्स उसके साथ चिपके हैं आयरन से, उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाते हैं. तो रेड ब्लड सेल्स का मुख्य रोल, मेन रोल है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना. दूसरे है WBC. ये WBC है हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स. मतलब हमारे बॉडी में कभी भी अगर कोई भी प्रकार का फॉरेन अटैक होता है, कोई भी फॉरेन बॉडी, फॉरेन सेल अगर हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है, तो ये WBC अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, so that they can fight the foreign particle which has entered our body. ये पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि अपना मतलब सेल्फ का सेल कौन सा है और बाहर का अनआइडेंटिफाइड सेल कौन सा है. तो ये अपनी संख्या में बढ़ जाते हैं जब भी कोई भी प्रकार की इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में होती है, तो ये WBC संख्या में बढ़ जाते हैं और उस फॉरेन बॉडी को अटैक करके हमारे ब्लड से एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं. जो तीसरे तरह के सेल्स हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, वो है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है कि कोई भी प्रकार का अगर कट हो गया है, जहां से ब्लड हमारे बॉडी से निकलता जा रहा है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं. ये प्लेटलेट्स उस वुंड पे या उस कट पे पहुंच के वहां से जो ब्लड बहता जा रहा है उसको रोकने के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक पदार्थ सेक्रीट करते हैं, जो उस एरिया को कवर कर देता है और वहां से ब्लड लॉस को बंद कर देता है. तो ब्लड का फंक्शन मैंने इन तीन सेल्स के रूप में आपको बताने का प्रयास किया. अगला जो मेन अंग है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है ब्लड वेसल्स. हमारे शरीर में 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स हैं. पहली है आर्टरी, दूसरी है वेन और तीसरी है कैपिलरी. आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं. जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं हम, 2 प्रकार का ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है. एक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में
ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इंस्टेड उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो आर्टरीज, 3 प्रकार की वेसल्स हैं हमारे बॉडी में, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरीज वो ब्लड वेसल है जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन वो ब्लड वेसल है जो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरी हमेशा हार्ट से ब्लड लेके सेल्स की तरफ आगे बढ़ती है। वेन्स हमेशा सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके और उस ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है। तो इनका डायरेक्शन भी अलग है। आर्टरी हार्ट से बाहर लेके आती है और वेन हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती है। और तीसरी जो ब्लड वेसल है वो है कैपिलरी। हमारे शरीर के हर पार्ट में, हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में, हर कोशिका के पास कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे जो रेड पार्ट है ये है आर्टरी, और यहाँ जो ब्लू पार्ट है ये है वेन। ये जो बीच में है वो है कैपिलरी। तो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करने वाला जो गुच्छा है, जो ब्लड वेसल्स है, वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज एकदम पतली पतली होती है, जैसे हमारे बाल होते हैं उस तरह ये पतली पतली नलियां होती है। इनकी जो दीवारें होती है वो ऑलमोस्ट दे आर ओनली 1 सेल थिक, इतनी पतली पतली दीवारें होती है। ऑन द अदर हैंड आर्टरीज और वेन्स की जो दीवारें हैं वो थोड़ी थिक होती है। जब ब्लड कैपिलरीज में पहुंचता है तो वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। यहाँ से ऑक्सीजन कोशिका को दे दिया जाता है और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी में आ जाता है। इसीलिए देखिए आधी आपको रेड कलर में दिखाई देगी और आधी ब्लू कलर में। ये है ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जब कैपिलरीज की स्थान पे आता है, यहाँ चारों तरफ टिश्यूज रहती है, उन टिश्यूज के अंदर बहुत सारे सेल्स रहते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हार्ट। हार्ट को हम ऐसा समझे कि वो एक पंप है। जो भी ब्लड उसके पास है वो उसको पंप करता रहता है। एक हार्ट बीट में लगभग 70 ml ब्लड पंप होता है। हमारे 1 मिनट में लगभग 70 से 70 to 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है, और उस 1 मिनट के अंदर अंदर हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर, मतलब मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लगभग 5 लीटर ब्लड ह्यूमन बॉडी में रहता है, जिसको हार्ट 1 मिनट में पंप कर देता है। तो ये जो सर्कुलेशन है ये निरंतर 24/7 चलती जाती है और हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, इस ब्लड को आगे से आगे बढ़ाता जाता है। अब हम सर्कुलेशन के मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे शरीर में ये सर्कुलेशन कैसे होता है? हमारे शरीर में सर्कुलेशन कैसे होता है हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक क्लोज्ड सर्किट है, उसकी कोई भी ओपनिंग नहीं है कि कहीं पे ब्लड बाहर निकल जाए। देयर इज नो ओपनिंग, इट्स अ क्लोज सर्किट।
तो कोई भी क्लोज सर्किट है, अगर हम एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज हम हार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो वापस वो घूम फिर के वो हार्ट के पास ही सारा ब्लड आएगा। इट्स अ क्लोज्ड सर्किट। इधर उधर कहीं पे भी कुछ ऊज आउट नहीं होगा। इट विल रिमेन इनसाइड द सर्किट, इनसाइड द हार्ट, इनसाइड द वेसल्स। तो पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे हार्ट के दो पार्ट्स हैं, एक है राइट वाला पार्ट, एक है लेफ्ट वाला पार्ट। राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट से एक मस्कुलर पार्टीशन से अलग हुआ है। उस मस्कुलर पार्टीशन को हम कहते हैं सेप्टम। राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज नो कम्युनिकेशन विद द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। राइट को नहीं पता कि लेफ्ट में क्या हो रहा है, लेफ्ट को नहीं पता राइट में क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली नो कम्युनिकेशन राइट और लेफ्ट के बीच में। राइट साइड ऑफ द हार्ट always has deoxygenated blood. Left side of the heart always has oxygenated blood. अब राइट और लेफ्ट को हम दो दो चेम्बर्स में डिवाइड करेंगे, एक अपर चेम्बर और एक लोअर चेम्बर। तो राइट में दो चेम्बर्स हो गए, अपर और लोअर। लेफ्ट में भी दो चेम्बर्स हो गए, अपर और लोअर। जो अपर चेम्बर्स है, चाहे वो राइट का हो या लेफ्ट का हो, उसे हम कहते हैं एट्रियम। राइट में जो है वो राइट एट्रियम, लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट एट्रियम। जो लोअर चेम्बर्स है उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। जो राइट में है वो राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारे बॉडी में ये सर्कुलेशन कैसे होता है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, वहां पे क्या है, राइट साइड में ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम राइट एट्रियम से स्टार्ट करेंगे। राइट एट्रियम अपना सारा ब्लड सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में डालती है। राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट वेंट्रिकल उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजती है। लंग्स के पास क्यों भेजना है? बिकॉज दिस ब्लड डज नॉट हैव एनी ऑक्सीजन। और लंग्स क्या करेंगे, उसमें ऑक्सीजन डाल देंगे। जैसे ही हमने इनहेल किया, हमारी लंग्स की पेरिफेरी तक यानी कि एल्वियोलाई तक वो ऑक्सीजन पहुंच गया। हर एल्वियोलाई के पास कैपिलरी बेड्स है, वहां पे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन चला जाता है कैपिलरी बेड में, और कैपिलरी बेड से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है वापस लंग्स में, और हम एक्सहेल करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, जहां पे ऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डाल दिया जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल दिया जाता है। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो लंग्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले ऑक्सीजन देगा वो, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा हमारे लेफ्ट एट्रियम तक। लेफ्ट एट्रियम से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है, हर कोशिका तक पहुंचाया जाता है। एक बड़ी आर्टरी ब्रांच होती जाती है और सब टिश्यूज तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन देता जाएगा। और ब्लड क्या कलेक्ट करता जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हर टिश्यू से कलेक्ट करता जाएगा। तो जैसे जैसे ये ब्लड आगे बढ़ेगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इट विल बी ब्राइट रेड इन कलर, और जैसे जैसे वो टिश्यूज और सेल्स को ऑक्सीजन देता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता जाएगा, वैसे वैसे वो डार्क मरून, ब्लूइश, ग्रीनिश उस कलर में वो परिवर्तित होता रहेगा। अब सारे सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन
ब्लड देता जा रहा है, देता जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता जा रहा है। इस तरह से करता 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 फाइनली इसका लास्ट डेस्टिनेशन होगा राइट एट्रियम। फिर से ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर से ये जाएगा लंग्स के पास, फिर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, comes back to the left atrium, left ventricle, and then to all parts of the body. तो ये साइकिल हमारे बॉडी में 24/7 चलती जाती है। और इस तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ऑक्सीजन लंग्स तक ग्रहण किया है, एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन जो पहुंचा है, उस ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचाने का काम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है। अब मैं आपको एक डायग्राम से फिर से ये चीज बताती हूँ ताकि ये आपके क्लियर हो जाए। अब सपोज ये हमारा हार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 चेम्बर्स है। ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। लेफ्ट साइड ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। upper chambers are known as atrium और lower chambers are known as ventricles। जो राइट साइड में है वो राइट एट्रियम, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है मस्कुलर पार्टीशन नोन एज सेप्टम। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, यहां से ये ट्रेवल करता है राइट वेंट्रिकल में। अब जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा सकते, उनको ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो पहले इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें अपने लंग्स के पास भेजना होगा। जब हम लंग्स के पास भेजेंगे इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो इस ब्लड में ऑक्सीजन डालेगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेके और एक्सलेशन के द्वारा इसको बाहर फेंक देगा। Once the blood is oxygenated, it travels back to the left atrium. लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से ये जाता है हमारे शरीर के हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में और हर सेल में। और इन टर्न जब ये सब इस ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये इन टर्न उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, which again travels back to the right atrium. तो यहाँ पे एक डायग्राम है जिससे आप उसको क्लियरली समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा हार्ट। जो भी रेड कलर की नलियां हैं वो सब हमारी आर्टरीज हो गई, दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो भी ब्लू कलर की है वो हमारी वेन्स हो गई, दे ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट एट्रियम में
यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से इट ट्रेवल्स टू द लंग्स, जहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड में डाल दिया जाता है, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से होता हुआ ये हमारे शरीर के हर कोशिका और ऑर्गन्स और टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचाया जाता है। और इन द प्रोसेस जैसे जैसे ब्लड ऑक्सीजन दे रहा है, वैसे वैसे वो खुद डीऑक्सीजनेट हो रहा है। तो द कलर ऑफ द ब्लड चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू, और फिर ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के माध्यम से ट्रेवल करता करता दोबारा हमारे राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। तो ये था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। अब अभिलाषा जी, अगर कुछ डाउट है यहाँ तक तो पहले मैं एक दो डाउट्स ले लेती हूँ, नहीं तो फिर प्रेक्षा ध्यान है, हाँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो बता देती हूँ। मतलब स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो पहले वो क्लैरिफाई कर देती हूँ। जी, ओके, थैंक यू सो मच। स्ट्रक्चर रिलेटेड डिटेल्स आपने बहुत ही सिंपल तरीके से सबको बताया है। तो जैसा कि प्रिया जी बता रहे हैं, अगर आपको अब तक जितना एक्सप्लेन किया है उसमें कोई भी डाउट्स है तो आप अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, तो वो डाउट्स क्लियर कर देंगे। So there are no messages or hand raises, प्रिया जी। हाँ, ठीक है। तो प्रेक्षा ध्यान और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जब हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं तब हम अपने पूरे बॉडी को रिलैक्सेशन का ऑटो सजेशन देते हैं। जब हम अपने ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, उनमें जो कंस्ट्रिक्शन है ड्यू टू स्ट्रेस, जब हम उनको रिलैक्स करते हैं अपने ब्लड वेसल्स को, तो हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो आराम से हमारे बॉडी में होने लगता है। तो कायोत्सर्ग के प्रयोग से हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आता है, एज वेल एज हार्ट के अगर कुछ एलिमेंट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो भी रेक्टिफाई होती है। एट दिस नोट मैं बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या है। हमारे शरीर में 3 प्रकार का सर्कुलेशन चलता है। अभी जो आपने सुना था उसमें हमने 2 सर्कुलेशंस डिस्कस किए थे। एक तो है जो हार्ट सर्कुलेशन बनाता है हमारे सारे शरीर के टिश्यूज और सेल के साथ। दूसरा हार्ट जो सर्कुलेशन बनाता है हमारी लंग्स के साथ। और तीसरा हार्ट सर्कुलेशन बनाता है विथ इट्स सेल्फ। 3 प्रकार की सर्कुलेशंस हमारे बॉडी में चलती है। पहली है सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरी है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और तीसरी है कार्डियक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन वो है जहां पे बॉडी, इन तीनों में ही जो पंपिंग यूनिट है वो हार्ट ही है। तीनों सर्कुलेशन में द पंपिंग यूनिट इज द हार्ट। सिस्टमिक सर्कुलेशन में द हार्ट पंप्स oxygenated blood to all the tissues and cells of the body. Pulmonary circulation में the heart is pumping deoxygenated blood to the lungs. क्यों पंप कर रहा है deoxygenated blood to the lungs? So that the lungs
makes it oxygenated and sends it back to the heart. फिर से वो हार्ट को भेजे ताकि वो अपने सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे सके। और तीसरा सर्कुलेशन इज द कार्डियक सर्कुलेशन। जब हार्ट इतना 24/7 काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको अपनी खुद की मसल्स को भी फीड करना जरूरी है। तो जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, जो कार्डियक सर्कुलेशन है, जो कार्डियक सर्कुलेशन है उसमें द हार्ट इज पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू इट्स ओन मसल्स। तो जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर तो तीनों जगह है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी है और कोरोनरी सर्कुलेशन में, कार्डियक सर्कुलेशन में भी है। लेकिन जैसे हम जो बोलचाल की भाषा में ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, that is the pressure which is happening in the systemic circulation। यानी कि हार्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स को पंप कर रहा है, हम उस ब्लड प्रेशर को एक्चुअली जो बोलचाल की भाषा में ब्लड प्रेशर है, हम उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जिस प्रेशर से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और जिस प्रेशर से वो ब्लड जाके हमारे आर्टरीज की वॉल से टकराता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हम कायत्सर का प्रयोग करते हैं, हमारी जितनी भी आर्टरीज है उनमें क्या डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन इस तरह की क्वालिटी होती है, मतलब वो एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब कभी तनाव की स्थिति बनती है, स्ट्रेस की स्थिति बनती है, तो जो उनमें लचीलापन है, कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का जो उनका नेचर है, वो स्ट्रेस की वजह से उसमें जकड़न आ जाती है, कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, जिस वजह से ये ब्लड वेसल्स उस ब्लड को मतलब आराम से ब्लड उनमें फ्लो नहीं कर पाता, बिकॉज वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से टाइट हो जाती है। तो जब हम कायत्सर का प्रयोग करते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स होती है, उनका डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन स्मूथली होने लगता है, जिस वजह से उन नलियों में, उन वेसल्स में ब्लड आराम से फ्लो करता है। दूसरा है डीप ब्रीथिंग का हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम में पड़ता है। हमारा जो हार्ट है उसमें एक पेसमेकर है, यानी कि जहां से हमारी धड़कन ओरिजिनेट होती है। कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम वॉलेंटरी कहते हैं, यानी कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं अपने मतलब इफ आई वांट टू पिक अप अ ग्लास, अगर मैं जाके एक ग्लास पानी पीना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, दैट प्यास, जैसे मुझे प्यास लगी तो वो थर्स्ट का सिग्नल मेरे ब्रेन तक जाएगा और वो ब्रेन मेरे मसल्स तक सिग्नल भेजेगा कि जाके उस पानी के ग्लास को उठाओ और पानी पियो। सो ये एक तरह का वॉलेंटरी मूवमेंट है कि हाँ, मैं अपने हाथ को हिला के उस ग्लास को उठा रही हूँ। लेकिन जैसे जो दिल की धड़कन होती है वो डायरेक्टली, वो जो बीट जो ओरिजिनेट होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। तो जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तब क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम्स बैलेंस होते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, जिस वजह से हमारी धड़कन, हमारा ब्लड प्रेशर और जो भी हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स है वो सब ठीक होते हैं। तो ये था अबाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओवर टू अभिलाषा जी। थैंक यू सो मच प्रिया जी। सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मेरी बात सही लगेगी कि ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम इतने सुंदर और सिंपल तरीके से आज प्रिया जी ने समझाया है, जिससे कि हमें हमारे पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र का जो कार्य है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया। हार्ट का कैसे काम चलता है पूरे शरीर में वो भी अच्छी तरह से समझ में आया है। थैंक यू सो मच प्रिया जी। एंड रेणु जी वैद का
चैट बॉक्स में एक रिक्वेस्ट है कि वाल्व्स के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? प्रिया जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे जी। हाँ, प्रिया जी आप म्यूट हैं। शायद उनका स्पीकर डिस्कनेक्ट हो गया था। शील बी बैक। तब तक आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। जब तक प्रिया जी जुड़ते हैं, हमने लेवल 2 ग्रुप में क्वेश्चंस भेजे हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन भी आज का लेक्चर सुनने के बाद आपको काफी क्लियर हुआ होगा, तो आप सब जरूर उसका आंसर लिखने का प्रयास करें और हमें भेजें। शायद वो वापस कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रिया जी। फोन करूं मैं? अभिलाषा जी, या तो आप फोन करें उनको। ओके रेणु जी। वो जुड़ रहे हैं।
जुड़ गए हैं प्रिया जी। ओके, हाँ प्रिया जी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अभिलाषा जी? हाँ यस, अभी आ रही। या सॉरी। जी वॉल्व्स के बारे में बता रही हूँ मैं। हाँ। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिख रहा है अभिलाषा जी स्क्रीन? यस। ओके। तो वॉल्व्स क्या होते हैं? जैसे हमारे घर में हर रूम का एक दरवाजा होता है जो एंट्री और एग्जिट के लिए हम जिसे काम में लेते हैं। मेन डोर होता है, हर रूम का दरवाजा होता है। वैसे ही हमारे हार्ट में जो चेम्बर्स है, यानी कि द राइट एट्रियम, द लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी एक सिक्योरिटी सिस्टम से गार्डेड होते हैं। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो छोटा सा सिक्योरिटी सिस्टम है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये वॉल्व का ये काम है कि ये ब्लड का बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देता। कि अगर ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना है तो द वॉल्व विल प्रिवेंट द रिवर्स फ्लो ऑफ द ब्लड। जैसे ही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, वैसे ही ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगी। ये फिर से रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड को नहीं जाने देगी। इसी प्रकार लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व है जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व। द सेम थिंग, राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके बीच में भी एक वॉल्व है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। तो इस प्रकार से ये वॉल्व्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं और एक चेंबर को दूसरे चेंबर के बीच में एक गार्ड के जैसे ये काम करते हैं। तो टोटली 4 ऐसी वॉल्व्स है जो हमें जाननी जरूरी है। एक है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक है बाइकस्पिड वॉल्व, एक है पल्मोनरी वॉल्व और लास्ट वाली है आयोटिक वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। पल्मोनरी वॉल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी वेन के बीच में है। और अयोटिक वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, क्या आर्टरीज में कंस्ट्रिक्शन का कॉज आर्थराइटिस भी हो सकता है? आर्थराइटिस एक्चुअली बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस जो है वो है बोन रिलेटेड प्रॉब्लम। जनरली आर्थराइटिस हैपेंस विथ वेयर एंड टेयर, मतलब जैसे जैसे हमारी एज प्रोग्रेस होती है हमारे बॉडी में ऑस्टियो आर्थराइटिस होने का चांस रहता है। दैट हैपेंस विथ एज। जैसे जैसे हम एज करेंगे ऑब्वियसली हमारी सेल्स डिजेनरेट होती रहेगी। बट आर्थराइटिस कैन नॉट बी अ कॉज फॉर, जहां तक मुझे समझ में आता है, आर्थराइटिस कैन नॉट बी अ कॉज फॉर कंस्ट्रक्शन या ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्लॉकेजेस, हार्ट ब्लॉकेजेस के बारे में बताइए, और व्हाट इज एवी ब्लॉकेज? ओके, तो हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है? हमारे हार्ट को 3 मेन आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, विच आर नोन एज द कोरोनरी आर्टरीज। इन आर्टरीज में जब भी ब्लॉकेज होता है, इन 3 में से किसी एक में, 2 में या तीनों में, जब ब्लॉकेज होता है, हमारे हार्ट के मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बिकॉज ब्लड इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो जब इन 3 में से किसी एक के या 2 के या तीनों में कोई भी प्रकार की इन कोरोनरी आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज होती है, तब हमारे चांस होती है कि हार्ट का कुछ हार्ट अटैक आए, या जिसको हम ब्लॉकेज कहते हैं साधारण भाषा में, दैट इज व्हाट। और एवी ब्लॉकेज आई एम नॉट श्योर क्या होता है। एवी का फुल फॉर्म अगर मुझे बता सकते हैं तो आई कैन ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन। थैंक यू प्रिया जी। आई लेट यू नो इफ शी गेट्स बैक, है ना? सुधा जी का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन्स में जो क्लॉट जमा हो जाता है वो ब्लड कैसे वर्क करता है? वो ब्लड, वेन्स में जो क्लॉट जमा हो जाता है वो ब्लड कैसे वर्क करता है? ऐसे ही लिखा है शायद, वेन्स में क्लॉट जमा होने के बाद फिर वहां पे ब्लड कैसे वर्क करता है, मे बी। जो हमारी वेन्स होती है वो पहले हम ये जाने कि वेन क्या होती है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स कभी भी सुपरफिशियल होती है, आर्टरीज आर डीप इनसाइड। हमको आर्टरीज ऊपर से नहीं दिखती, ये जो ब्लू ब्लू हमें दिखती है ऊपर में, तो वेन्स आर ऑलवेज सुपरफिशियल। हार्ट जब ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, वो आर्टरीज में पंप करता है। आर्टरीज से कैपिलरीज में जाता है, और कैपिलरीज से इट कम्स टू वेन्स। तो जैसे जैसे ब्लड आगे बढ़ता है, उसकी जो फोर्स है, उसका जो स्पीड है, ऑब्वियसली वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वेन्स में ब्लड को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह वॉल्व्स रहते हैं, बिकॉज इन द वेन्स द प्रेशर and the flow of the blood, the speed of the blood is very low as when compared to arteries, because arteries are in direct contact with the heart. तो heart जैसे पंप करता है, तो arteries में full force में रहता है blood, और capillaries और veins तक पहुंचते पहुंचते obviously उसका क्या कहते हैं, उसका force और speed कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली वहां पे ब्लड क्लॉग होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर हम रेगुलरली आसन प्राणायाम का प्रयोग करें, हम एक एक्टिव जीवन शैली जिए, और हमारा मिताहार हो, एंड वी फॉलो ऑल द उपसंपदा, तो वो क्लॉगिंग की भी संभावना ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। थैंक यू प्रिया जी। एवी ब्लॉकेज जो है वो एंटी वेंट्रिकुलर ब्लॉक। I'm sorry, I cannot answer this question. It's beyond my knowledge. दैट्स ओके। एंड और एक क्वेश्चन है श्वेता जी का, प्लीज एक्सप्लेन वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स, जैसे मैंने कहा कि जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स है, वेन्स हो गए, आर्टरीज हो गए या कैपिलरीज हो गए, उनमें कुछ अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी होती है। दे हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट। जब वेन्स वो इलास्टिसिटी लूज कर देती है, दे बिकम आउट ऑफ शेप, एंड दैट इज व्हाट गिव्स राइज टू वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स जनरली पैरों में पाए जाते हैं। वी सी वेरिकोज वेन्स देयर ओनली, जहां पे डायलेटेड वेन्स दिखते हैं आपको। दे हैव जस्ट लॉस्ट देयर शेप, जो उनका शेप और इलास्टिसिटी है, दे लूज इट, और वो बस डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाते हैं। और फिर ऐसे भी वेन्स में ब्लड का प्रेशर बहुत लो होता है, और ये दिस कॉजेज वन मोर लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ऑलरेडी वहां पे ब्लड का प्रेशर लो है, और जब वेन्स अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देते हैं, डायलेटेड पोजीशन में आ जाते हैं, तो ब्लड का फ्लो उसमें और भी कम हो जाता है। तो जनरली जब पैरों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, लंबे समय तक हम खड़े रहते हैं, और हमारा पोस्चर जब बराबर नहीं होता है, तो इट गिव्स राइज टू दिस काइंड ऑफ वेरिकोज वेन्स।
Right. Thank you so much. One last thing सुषमा जी का है कि जो ओरिजिनल हार्ट बीट वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया उसके बारे में एक बार दोबारा बताएं. The sinoatrial lobe. 1 second, I'll just tell you. ओके तो जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स यानी कि जो हमारे हाथ के पैरों के जो वॉलेंटरी मसल्स होते हैं, हम उसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं. तो उनपे हमारा एक तरह से वॉलेंटरी कंट्रोल होता है. व्हेन वी वांट वी कैन मूव आवर हैंड, वी कैन मूव आवर लेग्स, वी कैन मूव ऑल द वॉलेंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी. अनलाइक द स्केलेटल मसल्स, जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट. मतलब उनमें क्षमता होती है कि वो रिदमिकली, हार्ट बीट रिदमिक होती है, राइट, धक धक ऐसे करके हमको बीट सुनाई देती है. दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे हैव द केपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट इंडिपेंडेंटली. वो जेनरेट करते हैं हार्ट बीट को, द मसल्स, लेकिन दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम. और उस मतलब हार्ट में सेल्स के डीपोलराइजेशन से भी हमारी हार्ट बीट जनरेट होती है. सो दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शंस एंड डायलेशंस. बट देखा जाए तो वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में भी है. सो दैट इज अबाउट द हार्ट बीट. ओरिजिन कहाँ से होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हार्ट ओनली. थैंक यू प्रिया जी. रेनू जी, अब एक और मैसेज आया है चैट बॉक्स में, पर टाइम हो गया है तो लेना है या नहीं आप? एक लास्ट ले लीजिए. जी थैंक यू. एक लास्ट क्वेश्चन है प्रिया जी, नविता जी नाटा का. समटाइम्स वी लिसन valves are not working properly. What is this? अगेन इसको भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं. वॉल्व भी एक तरह का समझ लीजिए मस्कुलर टिश्यू ही है. तो अगर कोई भी तरह का स्ट्रेस है तो वहाँ के जो मसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, दे लूज द इलास्टिसिटी. जहाँ पे भी मसल है, अगर कोई भी प्रकार का स्ट्रेस उन सेल्स तक जाता है, मसल्स के सेल्स तक जाता है, तो दे लूज देयर केपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डायलेटिंग. तो उस कंडीशन पे कोई भी मसल अगर अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देता है तो वो अपना जो फंक्शन है वो उसको कर नहीं पाता है. सो वॉल्व भी एक तरह की आप समझ लीजिए टिश्यू है या मसल है. अगर उसमें कोई भी प्रकार का तनाव है, स्ट्रेस है, तो उसकी भी कंस्ट्रिक्टेड पोजीशन में ही रह जाती है. यानी कि उसका काम एक्चुअली है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, लेकिन वो कंस्ट्रिक्टेड स्ट्रेस की वजह से इट इज इन द कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म ओनली. वो अपना मूवमेंट, अपने फंक्शन को वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही. Thank you so much, Priya ji. Thank you so much for the wonderful explanation and also for clarifying all the doubts, even such complex doubts. बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया and you really have some in-depth knowledge about the topic. Thank you so much. तो रेनू जी क्लास आप संपन्न करवाइए. कृतज्ञोस्मि, हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी है. कृतज्ञोस्मि, हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी है. कृतज्ञोस्मि, हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी है. प्रिया जी, हम आपके भी बहुत आभारी है. कृतज्ञोस्मि, हम सब रेणु जी आपके भी आभारी हैं. प्रिया जी आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं. ओम अरहम. थैंक यू.
थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स को। आई होप आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का क्लास। आगे की क्लासेस भी इसी तरह इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होंगी आप सबके लिए, इसीलिए कोई भी क्लास मिस मत कीजिए और सभी अपना अपना होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो जरूर जरूर लिख के भेजिए, ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच सभी को। ओम अरहम।